ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तब तक डायग्राम बनाता हूँ, सर आप लोग फोर ट्राई है कर। क्या? 4 आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। आंसर पता नहीं मुझे एक्चुअली। ट्राई करते हैं, बाकी लोग भी निकालो आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 बैग है, बैग ए एंड बैग बी। ठीक है, तो बैग ए के अंदर हमें गिवन है 2 वाइट बॉल, 1 ब्लैक, 3 रेड। और दूसरा बैग है बैग बी, जिसके अंदर हमको गिवन है 3 ब्लैक, 2 रेड और n वाइट। इस बार ये नंबर ऑफ n दे दिए, अननोन। One bag is selected at random and 2 balls are drawn from it at random and it is found to be 1 red and 1 black। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक गिवन कंडीशन हमको दे दी है, राइट, जैसे हर बार देते हैं। तो एक गिवन कंडीशन क्या दी है कि इनमें से 2 बॉल निकाली गई है। ठीक है, 2 बॉल निकाली गई है। 2 बॉल में से क्या बोला गया, एक बॉल जो है वो रेड है, एक बॉल क्या है रेड, और दूसरी बॉल क्या है ब्लैक। मतलब 2 बॉल निकाल दिए और एक बॉल रेड है और दूसरी बॉल क्या है ब्लैक। ये गिवन कंडीशन है हमारी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, if the probability that the both ball come from the bag A is 6/11। ये हमको अगेन n निकालना था, इसलिए जो गिवन प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल बैग ए से निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 6/11। तो नंबर ऑफ ये वाइट बॉल कितनी होगी ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है? टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, या फिर नॉर्मल वाला? बताओ। कभी भी अपन को कोई गिवन कंडीशन दी हुई हो और किसी पर्टिकुलर इवेंट अरे की बेस प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो क्या कौन सा होता है? बेस थ्योरम। बेस 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 थ्योरम ना। देखो, ये गिवन कंडीशन हमको गिवन है और एक किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब पूछी नहीं, मतलब वो भी गिवन है। बेसिकली ये निकालते हैं अपन बेस थ्योरम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों बैग ए से आए, बैग वन से आए, बैग टू से आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जनरली हमको पूछते हैं। तो जनरली जब भी हमको इसको पूछते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होती है उसको अपन इवेंट क्या नाम देते हैं, ए इवेंट नाम देते हैं। और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसको इवेंट अपन E1 E2 नाम देते हैं। ये तो बेस थ्योरम से आपको आ ही गया होगा कि कभी भी बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो E1 E2 E3 किसको नाम देते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। और गिवन इवेंट को अपन इवेंट ए नाम देते हैं। तो यहाँ पे अपन E1 डिफाइन कर देते हैं और E2 डिफाइन। बताओ E1 क्या डिफाइंड होगा? कि बॉल बॉल फ्रॉम जो बैग लिए वन वो फर्स्ट बैग बॉल से ए लिए। हाँ, अब प्रोबेबिलिटी हमको क्या पूछी गई कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल कम फ्रॉम बैग ए। तो E1 इसी को डिफाइन कर लेते हैं कि बोथ बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम बैग ए। ठीक है, ये अच्छा, E2 और ए किसको नाम दोगे? E2 प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? कि सर सेकंड बैग। बॉल फ्रॉम बैग बी हाँ, E2 क्या हो जाएगी, बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैग बी। और इवेंट ए क्या हो जाएगा वही, तो E2 हो जाएगा बोथ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैग बी। तो यही यही दो कंडीशन, मतलब या तो बैग ए से आएगा तो बैग बी से आएगा, जैसे अपन हर बार करते थे। ठीक है, या तो बैग ए या तो बैग बी। और इवेंट ए बता दो। कि एक बॉल रेड होगी और एक ब्लैक होगी तो सेलेक्टेड की है हाँ, वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिलेक्टेड बॉल जो अपन ने बोला है, सिलेक्टेड बॉल, इन सिलेक्टेड बॉल वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक। अब किसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी गिवन है, एक और ये लास्ट वाली, ये किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन बाय E1 ए नहीं। given A has occurred, probability of E1 given A has occurred, probability हमें given है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ, बोलो, इवन पी ऑफ इवन E1, वेरी इवन गुड, इनटू P ऑफ ए ए अपॉन बाय इवन। वन A E1 has occurred, वेरी गुड। सेम चीजें अब नीचे लिख देंगे E1 और E2 दोनों के लिए। P ऑफ E1 इंटू पे P ऑफ E, देखो ये जेई में आया था अभी इसी साल क्वेश्चन, इसी साल मतलब पिछले साल तुम्हारा। P ऑफ A E2 has occurred। अब मुझे फटाफट वैल्यू बता, अब देखो ये वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 6/11, तो ये इसकी जगह 6/11 लिख देंगे। P ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा बताओ? वन बाय टू 1/2, वन बाय वेरी टू गुड। दो बैग है तो या तो बैग ये सिलेक्ट होगा या तो ए बैग सिलेक्ट होगा। तो दोनों में क्या क्या चांसेस, 50-50 भी चांसेस है। या तो हम ए बैग सिलेक्ट करेंगे या तो बी बैग सिलेक्ट करेंगे। तो ए बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, मतलब बैग ए से एक बॉल रेड और एक बॉल ब्लैक निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ करो। अब ये अच्छी है। अब बैग ठीक। ए में से
हाँ एक मिनट, हाँ बैग ए में से एक बॉल रेड आनी चाहिए और एक बॉल ब्लैक आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ बताओ। 3C1 मल्टीप्लाई में 1C1 अपॉन 6C2। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पे सबको वापस समझा रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया। अब इस बैग से, अब देखो यहाँ पे एक एक करके बॉल है ना, तो पहली मतलब क्या करना है, दो बॉल निकालनी है, दोनों में से एक रेड होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? ब्लैक। तो रेड के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? रेड के लिए कितने ऑप्शन है बैग में? तीन। तो three, तीन में से मुझे एक रेड चाहिए और एक क्या चाहिए? ब्लैक। ब्लैक के लिए एक ही ऑप्शन है, तो 1C1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी निकालनी, टोटल तरीके कितने होंगे? टोटल बॉल कितनी है? 6 6 बॉल, तो 6C2। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6C2। क्या ये सबको समझ में आया? ए इवन कैसे निकाला? बैग वन से एक रेड और एक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 3C1 इंटू 1C1, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6C2। क्लियर है? yes sir, ठीक है। अब ये सेम चीज नीचे आ जाएगी ऊपर वाली, और प्लस में E2 वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगेन 1/2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, अब इस सेकंड वाले बैग से एक रेड और एक ब्लैक, तो बता दो जल्दी से। रेड की 3C1 नहीं, रेड रेड 2C1 सॉरी 2C1 2C1 इंटू 3C1 3C1 डिवाइडेड बाय, प्लस 5C2। हाँ टोटल बॉल कितनी है? 3 + 2 5, 5 + n, n + 5, टोटल बॉल कितनी है? n + 5, C2। क्लियर है? क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर अब बस यस इनकी वैल्यू पुट अप करोगे, यहाँ से आपके पास n आ जाएगा। और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनसीआर को ओपन करने का तरीका क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है बेसिक। ये ओपन करोगे n आ जाएगा। कितना आ रहा है n? किसी ने किया है सॉल्व? 4 आ रहा है सर क्या? मैं बीच में लीव हुई, सर एक बार बताएंगे कि एन क्या चीज है? n मतलब यहाँ क्वेश्चन में गिवन था n वाइट बॉल, ठीक है। ये एन वाइट बॉल गिवन थी, हर बार अपन को नंबर ऑफ बॉल्स गिवन रहती है, लेकिन इस बार अननोन था एन वाइट बॉल, तो वो एन हमें क्वेश्चन में अननोन था, वो निकालना था कि नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी होगी। और प्रोबेबिलिटी हमको गिवन थी E1/A की, मतलब बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसमें E1/A ये हमको ऑलरेडी गिवन था। हर बार जो अपन निकालते हैं बेस थ्योरम से, ये गिवन था। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल एन अननोन था, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक और यू। ये एनसीआर का बेसिक फॉर्मूला जो पीएनसी में हम लर्न करते थे, ठीक है। जी सर। ओके, बाकी लोग सबको समझ में आया? 4 आएगा इसका आंसर, चेक कर लेना, है ना? ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था मेरे से, ये वाला देख लो फटाफट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फटाफट। अगेन यहाँ पे देखो कंडीशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको इवेंट्स को डिफाइन करने पड़ेंगे, तो ही अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर इवेंट्स को डिफाइन कर लिया तो क्वेश्चन अप्लाई करना आसान होगा। ध्यान से पढ़ लो। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। दो कंडीशन है, या तो स्टूडेंट को आंसर पता होगा, नहीं तो वो तुक्का मारेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। या तो उसको आंसर पता होगा, और नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा? गैस करेगा, ठीक है। दो दो तरीके की इवेंट्स है। और 3/4 प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर पता है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर गैस करता है। ये दो चीजें हमें गिवन है। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट, अब देखो क्या गिवन कंडीशन, अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4, ठीक है। ये हमको गिवन कंडीशन है कि आंसर करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, मतलब वो गैस करे और उसका आंसर करेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है वो ध्यान से देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द गिवन आंसर ही करेक्टली, स्टूडेंट को आंसर पता हो इसकी और वो आंसर करेक्टली करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली अगर इवेंट डिफाइन कर दिया तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि मेन तो इवेंट्स ही है कि E1 E2 E3 F किसको माने और ए किसको माने। तो दो E1 E2 किसको मानते हैं? जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, मतलब ऐसे इवेंट जो सबको कवर कर ले। तो बताओ E1 और E2 किसको माने? दो कंडीशन क्या है यहाँ पे? सर कि उसे Sir, पता है knowing or आंसर, not और knowing the दूसरा कि answer. नहीं पता। हाँ वेरी गुड, बस ये दो ही कंडीशन। आइदर स्टूडेंट, वेरी नाइस, आइदर स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर, और दूसरी क्या है? स्टूडेंट गेसेस द आंसर। बस यही दो कंडीशन होगी, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। या तो उसको आता है या तो वो गेस करेगा, तो ये E1 E2 पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लेगी, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। और इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमको गिवन है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना गिवन है? बोलो जल्दी से। सर 3/4। 3/4 और E2 कितना गिवन है? 1/4। देखो दोनों का 1/4। एडिशन भी 1 आ रहा है, क्रॉस चेक भी कर लो, दोनों का एडिशन भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। 1। अब इवेंट ए किसको मानेंगे? इवेंट ए इसको मानते जो हो चुका है, क्या यस सर, हो चुका? आंसर विल बी आंसर करेक्ट। करेक्टली, वेरी गुड। स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली,
ठीक है, अब देखो, अब पढ़ो ध्यान से, देखो ये दो कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी, ये गिवन था, ये गिवन था। अब देखो ये क्या गिवन है, अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट। अगर स्टूडेंट गेस करता है और वो करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। तो बताओ ये क्या गिवन है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और वो स्लैश करके E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, E2 नहीं, E1, क्योंकि देखो अज्यूमिंग सर स्टूडेंट गैसेस वाला है गेसेस, ना। गैसेस वाला E1 है ना। अच्छा सॉरी, गैस वाला E2 है, सॉरी सॉरी, गैस वाला क्या था, E2। वो मान लो गैस करता है और करेक्ट करे, आंसर करेक्ट करे, गिवन दैट ही गेसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1/4। आंसर करेक्ट हो और वो गेस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1/4। क्या ये समझ में आया? यस सर इतना आ गया। ठीक है, जिसने डाउट पूछा था, अपर्णा, समझ में आया? अज्यूमिंग दैट द यस सर। स्टूडेंट हु गेसेस विल बी करेक्ट, वो गैस करता है, गिवन, सॉरी वो गिवन है, गैस करता है और करेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो उसको आंसर पता है और फिर आंसर करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको सर आंसर 1। पता हो, 1 होगी, 100% चांस है ना फिर तो। मतलब उसको अगर आंसर पता है तो फिर तो सही टिक करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट knows the answer given that it is correct। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given on A. A has occurred, ये प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। अब वैल्यू पुट अप कर दोगे चारों की बेस फॉर्मूले में, यस सर। अब आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको बता रहा था, देखिए बेस थ्योरम का बस यही फंडा है, क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं, हमको बस सोच के जो गिवन कंडीशन होगी उसको अपन ए मान लेते हैं, और E1 E2 जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछते हैं उसको E1 E2 मानते हैं, और E1 E2 इस तरह से होना चाहिए ताकि वो पूरे सैंपल स्पेस को कवर करे, मतलब उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2022 का, ये भी 2022 जून में आया था, अलग शिफ्ट में रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कंडीशनल वाला बार दिया हुआ है। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, कल मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमको इस तरह से गिवन है। ठीक है, 2022 जून, वो पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान समझना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, x बिटवीन 1 and 4। देखो क्वेश्चन घबराओ मत, एकदम लाइटली पढ़ो इसको, ये बेसिक पूछा है। अच्छा ये बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b का फॉर्मूला बताओ, बेसिक फॉर्मूला क्या था? सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, सर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए a इंटरसेक्शन बी अपॉन इंटरसेक्शन b प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बी। बाय, वेरी गुड, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी है ऑफ ना? बी। वेरी नाइस। अब ये वाला यहाँ पे अप्लाई करो और इसको देखो क्या आ रहा है ऊपर और नीचे, क्योंकि अपन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले को ए मान लो, नीचे वाले को बी मान लो, इसको बोल देते हैं ए, सर इसको बोल देते हैं बी। पी एक्स इक्वल टू 4 हो सकता है? क्या कह रहे हो? पी एक्स जो 4 दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू 4k 486 है दे वो, रखा है। 4k है। अच्छा ये 86, हाँ यहाँ पे नहीं सर, ये लास्ट वाला गड़बड़ है कुछ, 4, रुको हाँ हाँ हाँ, एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, एक सेकंड रुको, 86 नहीं होगा, तब तक आप वो वाला निकालो, इंटरसेक्शन क्या होगा, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। क्या मिसप्रिंट है वो, मैं उसकी जगह करेक्ट करवाता हूँ, एक मिनट। तब तक ऊपर वाला सॉल्व करके बताओ ऊपर क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ये फिलहाल अभी कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका यूज भी नहीं है फिलहाल के लिए, इसको अभी रहने दो। मतलब अभी देखते हैं क्या होगा, अगर इसका यूज होगा तो मैं बताता हूँ, बिना इसके भी सॉल्व हो जाएगा खैर क्वेश्चन। अब देखो ऊपर क्या बोला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक बोल रहा है x 1 से 4 के बीच में, तो 1 से 4, अब a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 1 से 4 के बीच में और 2 सर से 4 के कम। होना चाहिए। अच्छा ये बताओ मुझे, 1 से 4 के बीच में क्या क्या आएगा, बोलो? सर 2 और 3। 2 और 3, और लेस देन इक्वल टू 2 में 0 1 और 2 भी। 0 1 और 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन कॉमन सर एलिमेंट क्या 4 है, के 2। सिर्फ 2 आएगा ना। सर 4 के आएगा 2 है।
अरे हाँ ठीक है, मतलब 2 आ रहा है ना। जी सर। ठीक है, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी, क्या लिखा मैंने, 1x4 का इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू 2, नीचे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। तो ऊपर आ रहा सिर्फ इंटरसेक्शन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, और नीचे आ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, बोलो। 4K। 4k। सर 4K। वेरी नाइस, और वेरी गुड। और x लेस देन इक्वल टू 2 कैसे निकालेंगे? 7K। सर सभी को ऐड कर लेंगे। सर कौन कौन सी ऐड होगी? ये तीनों ऐड हो जाएगी। k प्लस 2k प्लस 4k, ये कितना हो जाएगा? 4k अपॉन 7k। के कैंसिल हो गया, यस सर। जी देखो सर Yes, आंसर sir. कितना आ 4/7। गया। 4/7। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था ये, आगे समझ में। एक तो बेसिक Yes. कंडीशनल फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगवाया, फिर वैल्यू पुटअप करके आंसर निकलवा दिया। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे, इसमें भी अगर ढंग से वैल्यू पुटअप करोगे तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बेस थ्योरम पे। चलो एक और लास्ट और कर लो, कंडीशनल पे एक पूछा था, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा 9:07 हो गए, जल्दी करो। E1 E2 are the conditional probability P of E1 by E2 equal to 1/2, E2 by E1 equal to 3/4, इंटरसेक्शन गिवन है, और चेक करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से गिवन कंडीशंस को उतारो। इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है, खुद से आप ट्राई करते रहो इधर अपने अपना अपने एंड पे, वो देखो क्या हो रहा है। और देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा एक एक करके सॉल्व करके। अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ऑप्शन ए में देखो एलएचएस तो कितना है, 1/8 है, और आरएचएस, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/24। तो ये गलत हो गया। देखो ये समझ में आया, मैंने गिवन कंडीशन को उतारा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों में। ई ऑफ E1 गिवन E2 ऐसा कर, E1 इंटरसेक्शन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये वैल्यू हमको गिवन थी 1/8, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लिया। सेम E2 बाई E1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वैल्यू पुटअप करी, ये वैल्यू अगेन 1/8 गिवन थी, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? हेलो, Yes, सर sir. सी ऑप्शन सही है इसमें। सी, अच्छा देखते हैं ये समझ में आया कैसे निकाला P ऑफ E1 P ऑफ E2। ठीक हाँ है, सर वो तो पता अब है। बस यहाँ पे वैल्यू रख रख के देख लेना। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आ रहा है, सेकंड वाले में, अच्छा सेकंड वाला क्या गिवन है, E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसमें E1, सर E1 यूनियन E2 होल का इंटरसेक्शन। होल, होल का डैश, वेरी गुड, सही बताया आपने। E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश को क्या लिखोगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ जो होता था, E1 यूनियन E2 का होल डैश, और होल डैश कैसे निकालते, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। सही है, यस सर। ठीक है। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ आपको सिखाया होगा ना, तो ए यूनियन बी का होल डैश को हम कैसे लिखते थे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे लिखते थे, ए डैश यूनियन बी डैश। जब भी होल डैश लगता है तो यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होता है यूनियन में। तो चेक कर लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यूनियन निकालने का बेसिक फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का, वही जो, क्या हुआ?
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, नहीं निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, जरूरी थोड़ी 1 हो। वेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता है ना, उसके अलावा भी तो बचा हुआ रीजन हो सकता है। तो ये E1 प्लस E2 माइनस इंटरसेक्शन, इससे पता चलेगा E1 यूनियन E2 कितना आएगा। तो यहाँ पुटअप करोगे तो 1/6 प्लस 1/4 माइनस 1/8, यहां से आपके पास आएगा। क्या आ रहा आंसर निकाला है? किसी का आंसर आया तो बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो डाउट हो किसी ऑप्शन में तो पूछ लो अभी, ये किसी ऑप्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चाहो तो आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वेन डायग्राम से मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ आसान। आपको किसी ऑप्शन में डाउट हो तो पूछ लो बच्चों, एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ हाँ या ना, नहीं तो आगे बढ़े। अरे फिर E1 ये थर्ड वाला कैसे होगा? थर्ड वाला E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। तो पहले ये सोचो E1 इंटरसेक्शन E2 डैश का मतलब क्या होगा। E1 लेना है और E2 डैश को, E2 डैश मतलब E2 को छोड़ के बचा हुआ उसका E1 के साथ इंटरसेक्शन, तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला? तो इवन ही हो गया। वेन डायग्राम में तो आ ओनली गया, इवन, उसमें कैसे आएगा? वेन डायग्राम से करना है। अब ये ओनली E1 आया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। जैसे वेन डायग्राम में जो चीज निकालनी वही अपन वैल्यू निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? ई में से इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, माइनस कर दोगे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। आया समझ में? ये पूरा क्या है, ये पूरा सर्कल E1 यस होता है, सर। और मुझे निकालना क्या है इसमें, E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। देखो E2 डैश वापिस समझ लो जल्दी से, E2 डैश का मतलब क्या है, E2 को छोड़ के सब कुछ, E2 को छोड़ के सब कुछ, उसका E1 के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही वाला आएगा ना। और ये वाला पोर्शन निकालेंगे कैसे, पूरे E में से दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, माइनस। क्या आप समझ में आया? बोलो। यस सर आ गया। अरे हाँ या ना जवाब दो जल्दी से, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वापिस पूछो। यस यस सर। आ गया आ गया। थर्ड वाला और जो आंसर है। लास्ट वाला ऑप्शन है, हाँ आंसर सी है। और लास्ट वाला ऑप्शन है E1 डैश इंटरसेक्शन E2, तो E1 को छोड़ के सबको उसका E2 के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो इसको, ये वाले क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कभी कभी आप वो भी अपना सकते हो, वो भी खैर बेसिक ये वेन डायग्राम ही लगाना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें वेन डायग्राम बना लिया करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हो आप, इन सबको नेमिंग कर सकते हो। जैसे मान लो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, अब आपने क्या निकाला, P ऑफ E2 इक्वल टू 1/4, P ऑफ E2 इक्वल टू 1/4, तो ये 1/4 क्या होगा इसमें ABCD में? E2 सी मतलब वाले क्या, रीजन। बोलो। हाँ तो B प्लस सी इक्वल टू 1/4। ये देखो इतने रीजन को मैंने ए बोल दिया, बीच वाले को बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, बच्चे को डी बोला, ये समझ में आया? ये वाला रीजन को मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, सी, और मिडिल वाले को बी और बच्चे को डी। तो मेरे को ई टू कितना है, 1/4, E2 मतलब बी और सी। E1 इक्वल टू 1/6, तो E1 में क्या क्या आएगा, ए प्लस बी इज बोलो। इक्वल्स टू 1/6। ए हाँ प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू 1/6, वेरी गुड। और तुम्हें देखो इंटरसेक्शन गिवन है, मतलब बी पता है, बी इक्वल टू कितना गिवन है, 1/8। तो यहाँ सब वैल्यू पुटअप करोगे तो ए पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, सी पता चल जाएगा। अब जो भी पूछा आंसर यस निकल सर। जाएगा। और टोटल में से बी सी और डी माइनस करोगे तो डी भी आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी बहुत यस आसान यस तरीका होता सर। है। ठीक है, बाकी वेन डायग्राम करो, मतलब सब है, सब घुमा फिरा के एक ही चीज है, आपको जो तरीका सही लगे वो अपना लेना। ठीक है, ये ABCD नाम दे दिया करो, वैल्यू एक एक की कैलकुलेट करो, फिर कुछ भी पूछे आंसर निकाल लो वेन डायग्राम से। चलो। ओके सर। हाँ हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, बोल रहे हैं आगे चलिए। हाँ आगे बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ेंगे आप, आपने बोला और हम बढ़ गए। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। जी यस। सर क्लियर है। अरे बोलो, यहाँ तक समझ आ गया ना? ठीक है, बोला करो सब फिर, ठीक है चलो ये पढ़ो एक बार थोड़ा, क्या लिखा गया है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ।
ठीक है, सुनो ध्यान से। बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मतलब इतना ज्यादा मतलब एप्लीकेटिव है कि इसमें बड़ी बड़े प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर इसको अपन ने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। ठीक है, इसका मैं डेरिवेशन भी आपको सीखूंगा ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। डेरिवेशन जनरली हम कम ही करते हैं, लेकिन इस चीज का करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन ने 3D में लाइन की इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, प्लेन की इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, वो जानबूझ के मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया था, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको एकदम बेसिक फंडामेंटल तरीके से समझेंगे कि इसमें फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं। थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज होगा तो मैं बता दूंगा वो। अब पढ़ो, देखो ध्यान से क्या लिखा गया है कि मैनी एक्सपेरिमेंट आर डाइक्रोमेटस इन नेचर। डाइक्रोमेटस मतलब जिनके दो आउटपुट है, या तो यस या तो नो, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कॉइन को उछालते हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब डाई डाई मतलब टू, जिनके दो आउटकम हो, ओनली क्या हो, टू आउटकम्स हो। फिर या तो एक मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, या तो वो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा। रिस्पॉन्स में भी यस या नो। ठीक है, एग में भी हैज्ड और नॉट हैज्ड, मतलब देखो डिसीजन में भी यस या नो। तो इन सारे केसेस में आउटपुट कैसे आ रहे, दो ही आउटपुट आ रहे, दो तरह के ही आउटपुट आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम बर्नौली ट्रायल अप्लाई करेंगे, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से किसी एक को बोल देंगे सक्सेस और बचे हुए को बोल देंगे फेलियर। जब दो तरह के आउटपुट आएंगे तो कोई हमारे लिए कोई एक चीज सक्सेस होगी, दूसरी चीज क्या होगी, फेलियर होगी। और वो कैसे मेंशन करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया गया, इन टॉसिंग अ कॉइन इफ द अकरेंस ऑफ द हेड इज अ सक्सेस। तो अगर मान लो अपने क्वेश्चन के हिसाब से हेड आना सक्सेस हो गया तो टेल क्या हो जाएगा, अपना फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और आगे जो फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, तो पहली चीज आपको तो ये समझनी है कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, उन टाइप के क्वेश्चन में होगा जहां पे आउटकम दो तरह के हो, दो तरह के नेचर में हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, यस नो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, हेड या टेल, इस तरह के। तो ऐसे आउटकम में हम बर्नौली अप्लाई करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज को, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो, बहुत सारे, मतलब ट्रायल्स हो, बहुत ज्यादा ट्रायल हो, जैसे 3 4 5। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को मैं 4 बार उछाल रहा हूँ, एक कॉइन को मैं 10 बार उछाल रहा हूँ, एक कॉइन को मैं 7 बार उछाल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको कुछ फाइनाइट गिवन हो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बर्नौली ट्रायल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ये Yes, आपके sir. डिलीट हो गया था ना सीपीसी में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे तो बेसिक से समझना है। देखो यहाँ तक थोड़ा, अभी देखो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को बर्नौली ट्रायल उसको कब बोलेंगे, इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो अपन बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन कब होगा, जब वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पहले कंडीशन, नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, मतलब जो अपन नंबर ऑफ ट्रायल कर, जैसे एक कॉइन को अगर मैं 5 बार उछाल रहा हूँ, 6 बार उछाल रहा हूँ, 7 बार, 8 बार, 10 बार, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉइन को मैं इनफाइनाइट टाइम उछाल रहा हूँ तब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, इन्फिनिटी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे मान लो मैंने पहला कॉइन उछाला, या फिर मान लो मैं एक बॉक्स में से बॉल निकाल रहा हूँ, या फिर कुछ भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जब मैं सेकंड ट्रायल कर रहा हूँ तो अपने पिछले ट्रायल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ। मान लो मैं थर्ड ट्रायल अगर कर रहा हूं तो अपने वो पिछले 2 ट्रायल पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसके पहले क्या हुआ। सारे ट्रायल अपने आप में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब हर बार अपन जो चीज को अपन रिपीट करते जाएंगे तो पिछली बार क्या हुआ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो वो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, एक बार बॉल निकाली, मान लो अगर रिप्लेस नहीं करी, फिर सब सेकंड टाइम बॉल निकालेंगे तो पिछले वाले पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि एक चीज ऑलरेडी निकल चुकी है, एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है, तो वहां पे बर्नौली अप्लाई नहीं होगा। बर्नौली कहां पे अप्लाई होगा, जब हर ट्रायल क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आपको ऑलरेडी समझा रखा है, इंडिपेंडेंट मतलब जो पिछले वाले पे डिपेंड ना करें। ठीक है, थर्ड थर्ड कंडीशन, हर ट्रायल का आउटकम दो ही होना चाहिए, दो तरह का ही आउटकम होगा, उसमें से एक को अपन सक्सेस बोल देंगे, दूसरे को क्या बोल देंगे, फेलियर। दो या दो से ज्यादा आउटकम नहीं होना चाहिए, तब अपन अप्लाई करेंगे। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, मतलब हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो एक कॉइन को मैं 3 बार उछाल रहा हूँ, तो पहले वाले में भी कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। तो अगली जैसे अब सेकंड टाइम उछालूंगा तो ऐसा नहीं कि हेड की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहनी चाहिए, सेम। फिर थर्ड टाइम भी उसी की प्रोबेबिलिटी क्या रहनी चाहिए, सेम। मतलब जो स्टार्टिंग में है पहले ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की, सक्सेस की और फेलियर की, वो हर ट्रायल में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक 4 कंडीशन है, ज्यादा मतलब इसको ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बेसिक ही है, लाइटली लेना इस चीज को। आसान भाषा में देख लो फटाफट, नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर ट्रायल का आउटकम या तो सक्सेस या तो फेलियर होगा, एंड फोर्थ, हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी, और जनरली सेम रहती है, तभी अपन बर्नौली अप्लाई करते हैं।
ठीक है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो भी बर्नौली पे मिलेंगे उसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई ऑलरेडी हो रखी होगी, तभी जाके वो क्वेश्चन करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते बहुत कम ही पूछते हैं कि यहाँ पे बर्नौली अप्लाई होगा कि नहीं होगा, मतलब जेई में तो नहीं आएगा। ठीक है, जेई में ऑफकोर्स आपको अच्छा क्वेश्चन देगा जिसमें बर्नौली अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, जहां पे ये सारी चीजें हो रही होगी उस केस में फिर हम बर्नौली का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, बोले कि एक डाई को 50 बार थ्रो किया गया, कितने टाइम, 50 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल, जनरली डिनोट करते हैं एन से। एन मतलब होता है मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन होता है मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जनरली एन से हम डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल कितने, 50, तो ऑफ कोर्स फाइनाइट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। 50 बर्नौली ट्रायल, ईच रिजल्ट इन अ सक्सेस एंड फेलियर। अब देखो सक्सेस किसको मान लिया है, गेटिंग एन इवन नंबर, और फेलियर किसको मान लिया, गेटिंग एन ऑड नंबर। इसके अलावा और कुछ आएगा ही नहीं, या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। तो अगर इवन आया तो उसको सक्सेस माना, ऑड आएगा तो उसको क्या माना, फेलियर माना। तो ये बर्नौली को फिलहाल सेटिस्फाई कर रहा है। दो तरह के आउटकम है, सक्सेस और फेलियर। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ऑल 50 थ्रो, मतलब हर बार थ्रो करेंगे तो हर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली द सक्सेशन आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है मतलब पहला थ्रो किया, फिर दूसरा थ्रो किया, फिर तीसरा थ्रो किया, तो तीसरे थ्रो में ये डिपेंड थोड़ी करेगा पहले दो क्या आया, तीसरा तो अपने आप में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इफ द डाइज इज फेयर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 3/6, ऑड नंबर भी कितना है, 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, 1/2, फेलियर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो दो ही तरह की प्रोबेबिलिटी आती है, सक्सेस और फेलियर, तो इनका सम भी हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, टोटल सम हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक है, और जनरली हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि दो ही तरह के आउटकम लेंगे तो दोनों का टोटल सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ये फाइनाइट होना चाहिए। क्या यहां तक समझ में आया? Yes, sir. हेलो, ठीक है, बाकी लोगों, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, कौन था ये पीछे से? तो बर्नौली का ये बेसिक था कॉन्सेप्ट। इसमें यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको इस टाइप। ठीक है, चलो अब मैं आपका आगे बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ कि इसमें अच्छा एक क्वेश्चन ले लो, चलो बेसिक क्वेश्चन है, देखो पढ़ो एक बार इसको। URN क्या है? क्या, अर्न, अर्न मतलब बॉक्स टाइप, बॉक्स अर्न। सर रिप्लेस करेंगे तो बर्नौली ट्रायल्स है। हाँ, रिप्लेस करेंगे तो बर्नौली ट्रायल है, और नॉट नॉट रिप्लेस करेंगे तो बट नहीं बर्नौली ट्रायल करेंगे नहीं है, तो मतलब फिर वो। नहीं। हाँ नहीं है, वेरी गुड। क्योंकि देखो अगर जैसे एक बॉल निकाली, उसको अगर मान लो साइड में रख दिया, फिर जब दूसरी बॉल निकालेंगे तो ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि पिछली बॉल कौन सी साइड में रख दी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अपन ने एक बॉल निकाली फिर उसको वापस अंदर रख दिया, तो जब हम सेकंड टाइम बॉल निकालेंगे तो ऑलरेडी नंबर ऑफ बॉल्स वापस क्या हो गई, उतनी ही हो गई। तो अगर रिप्लेस मतलब क्या हो जाएगा, नॉट रिप्लेस, क्या क्या कहते हैं, हाँ रिप्लेस अगर कर देंगे तो बर्नौली ट्रायल एप्लीकेबल होगा, और नॉट बर्नौली ट्रायल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि समझो इस चीज को, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 6 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, 7 रेड बॉल है, 9 ब्लैक बॉल है। 6 बॉल निकाली गई एक एक करके, एक फिर 2 फिर 3, ऐसे करके 6 बॉल निकाली गई है। टेल वेदर द नंबर ऑफ ड्राइंग ऑफ बर्नौली बॉल। ठीक है, अब मान लो पहली बॉल निकाली, तो पहली बॉल निकालने के पहली बॉल में मान लो अगर मैं पूछता हूँ रेड आने के चांसेस कितने हैं फर्स्ट वाले में, बताओ। 7 अपॉन टोटल बॉल कितनी, 16। तो पहली बॉल में रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 7/16। सही है, अब इस बॉल को मान लो मैंने साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, क्या किया, रिप्लेस नहीं किया। अब सेकंड टाइम जब रेड निकालूंगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी, मान लो इसमें से रेड निकल गई, अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मान लो अगर रेड निकल गई तो 6/15 हो जाएगी, 6/15, बॉल एक क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे 6/15। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। अगर मान लो मैंने, हाँ वेरी गुड, रिप्लेस नहीं किया तो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज। अगर बॉल की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी तो यहाँ पे बर्नौली अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बर्नौली अप्लाई हो जाएगा। क्या, हाँ हर केस में क्या चेंज होगी, क्या कह रहे थे, बोलो वापिस। यही कह रहा था कि बर्नौली इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। चलो अब देखो, अब बर्नौली में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। तो इसको समझाने के लिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और उसका डेरिवेशन करके फिर हम इसको जनरलाइज अप्लाई करेंगे। ठीक है, बोला गया कि मान लो ऐसे समझो, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ठीक है,
और रैंडम वेरिएबल x को हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई भी बेसिक। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, और सक्सेस कब मिलती है? सक्सेस इज व्हेन हेड आता है। हेड पे सक्सेस है, ठीक है, और टेल पे अपने आप क्या हो जाएगी? फेलियर हो जाएगी। तो इसका बोला है कि इसका आप पूरा वो निकालो, क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, उसकी सारी की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, एक सेकेंड। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स में डिफाइन कर रहा हूँ, जो सक्सेस है, सक्सेस क्या हेड आने पे, तो रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया मैंने नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड, और यहाँ पे मेरे को इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो एक्स, अब यहाँ पे देखो पहले तो सैंपल स्पेस लिख देते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? वही हेड हेड टेल, है ना, फिर हेड हेड हेड, फिर हेड टेल के साथ एक बार हेड, हेड टेल के साथ एक बार टेल, और क्या बच गया? टेल हेड के साथ एक बार टेल, और टेल हेड के साथ एक बार हेड, और क्या बच गया? टेल, सॉरी, टेल हेड के साथ एक बार हेड, और टेल टेल के साथ एक बार टेल। ये आपका क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या क्या है कि नंबर ऑफ हेड, रैंडम वेरिएबल एक्स, 0 1 2 बोलो 3 0 नंबर 0 ऑफ हेड्स 1 2 की, एक्स की वैल्यू क्या होगी? Zero, सर, या one, तो 0 two, होंगे या तो थ्री, वेरी या तो तो गुड। 2 होंगे या 1 तो 3 होंगे। 3 हाँ, 0 1, 0 1 2 और 3, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या 3 होगी। अब इनके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने मान लिया पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। पी मतलब कब मिलेगा? जब हेड आएगा। कब आएगा? हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी को मैं स्मॉल भी बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मैं बोल रहा हूँ क्यू। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी 1/2 यूज नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फेलियर कब आएगा? जब टेल आएगा। तो टेल पे प्रोबेबिलिटी कितनी बोल दी? क्यू बोल दी। ठीक है, और मान लो यहां तक समझ में आया आपको? जी Yes, सर। sir. ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मुझे एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0। 7/8। 1/8. हाँ, एक्स इक्वल टू 0 मतलब सर तीनों पे जब टेल आए। 1/8 हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड ना। क्या हो सकता है?
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो, सॉरी सॉरी, यस सर आ रही है। पेन टेप पे Yes, तो sir. एक सेकंड। ये दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो हाँ, पेन टेप ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कहाँ पे था मैं, क्या कह रहे थे अपन? हाँ, यहाँ पे एक मतलब इस तरह से मैं कोई एक डिफाइन कर दिया था, नंबर पेड मैंने एक्स बोल दिया मान लो। अब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, अब एक्स इक्वल टू 0 में कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? ये वाला सर 1/8 ETT लास्ट वाला। वो तो प्रोबेबिलिटी आएगी। एक्चुअली मुझे फॉर्मूला डिराइव करना, एक मिनट समझो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में कौन सा इवेंट आएगा मेरा? ये वाला फेवरेबल इवेंट। बाकी कोई आएगा क्या? नो सर। नो हेलो, सर ये आएगा। है ना? ये मतलब मेरे पास इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, टी टी टी। किसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो तीनों बार क्या है, टेल आए। तीनों बार क्या है, टेल। तो तीनों बार टेल। अब देखो, बर्नौली मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हर इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अपने पिछले वाले पे डिपेंड नहीं करता है। तो तीनों बार टेल मतलब पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटरसेक्शन। अब टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्यू। तो हर की प्रोबेबिलिटी कितनी, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू, क्यू का होल क्यूब। सिमिलरली जब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ हेड 1 आए। तो 1 हेड वाले कौन कौन से आ जाएंगे, 1 हेड वाले? एक तो ये, एक ये, और एक ये तीन ही आएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर एच टी टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी, और फिर एक लास्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच। अगेन यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो एच टी टी, तो पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी। तो पी ऑफ एच कितनी है, पी, है ना? और टेल की क्यू इंटू क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस टी एच टी। टी एच टी की अगेन कितनी आएगी देखो, टी टी की वही आएगी, पी क्यू स्क्वायर ही आएगी, और ये भी कितनी आएगी, पी क्यू स्क्वायर। ये आएगा तो कितना आ जाएगा, थ्री टाइम्स पी क्यू स्क्वायर। और फिर जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 मतलब दो हेड, दो हेड वाले कौन कौन से हैं, ये ये और सॉरी ये तीसरा हेड वाला नहीं आएगा, ये चार आ जाएंगे दो हेड में। क्लियर है? तो इतना आएगा पी ऑफ एच एच टी प्लस एच टी एच प्लस कौन सा है, टी एच एच, और एक और कौन सा रह गया, एच एच टी टी सर एच। बस यही आएंगे। सर बस यही यही तीन ही है है क्या? सर। हाँ तीन ही है, सॉरी। ठीक है, तो दो एच और एक टी, दो एच और एक टी मतलब पी स्क्वायर इंटू क्यू, ये भी पी स्क्वायर इंटू क्यू, दो एच और एक टी, और ये भी पी स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 3p स्क्वायर क्यू आ जाएगा। TP स्क्वायर क्लियर है? जल्दी बताओ। सर। यस। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 मतलब तीन बार हेड, तीन बार हेड का यही है अकेला एच एच एच। तो इस ये पी ऑफ ये क्या है, तीन बार पी, तीन बार पी मतलब पी क्यूब। क्या है? और ये तो P प्लस यहाँ तक समझ Q में का आया? क्यूब बन रहा है, क्या, कौन सा वाला? क्यूब बन रहा है ना, P प्लस Q का क्यूब। मतलब सारी टर्म्स वो वाली आ रही है। कौन सा वाला, सेकंड वाला के थर्ड वाला? सर सारी टर्म्स जो है वो P प्लस Q के क्यूब वाली आ रही है, P क्यूब 3P स्क्वायर ये वाली। हाँ वही आ रही है, हाँ हाँ, अच्छा ये कह रहे हो, मुझे लगा ये मिस्टेक हुई है क्या। हाँ वही मैं अब आगे से बताने वाला मतलब हूँ, टर्म्स जैसे जो वाली। टर्म्स आ रही है पी प्लस क्यू का होल क्यूब आ रही है। हाँ हाँ, टर्म्स वही 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 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे था बाइनोमियल का। ठीक है, अब मैं वही समझा रहा हूँ, देखो ध्यान, यहाँ तक सबको समझ में आया ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0? ये देखो जनरलाइज किया, यहाँ पे बेसिक प्रोबेबिलिटी एक फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए मैंने पी और क्यू माना। बाकी आपको वो तो पता ही है कैसे निकालते हैं, लेकिन ये समझ में आया, पी ऑफ क्यू माना हमने। देखो ये मल्टीप्लाई भी करोगे तो 1/8 ही आएगा, है ना? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो 1/8 ही आएगा, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर। है ना? आंसर उससे भी सेम आएगा, लेकिन मुझे Yes, फॉर्मूला sir, डिराइव same. करना था, इसलिए मैंने एक को पी माना, एक को क्यू माना। तो देखो इससे आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट रैंडम वेरिएबल जो एक्स माना था, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसी बनी। यहाँ पे एक्स मानेंगे, यहाँ पे पी ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं 0 1 2 और 3, जीरो के लिए हमारा आंसर कितना है, क्यू क्यूब, क्यू का होल क्यूब। इसके लिए आंसर हमारा कितना आया, 3p क्यू स्क्वायर, 3 टाइम्स p इंटू क्यू स्क्वायर।
इसके लिए आंसर मेरा क्या है 3p² इंटू क्यू, और लास्ट वाले के लिए आंसर क्या है p³। तो यार फिर सबने ऑब्जर्व किए तो बहुत अच्छे टर्म्स आ गए। मतलब अगर ये तो टर्म्स आपने ऑलरेडी जाने पहचाने दिख रहे होंगे आपको, ये किस में आते थे? अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं q प्लस p का होल क्यूब का, a प्लस b का होल क्यूब याद है? a प्लस b का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता Yes, है? sir. a क्यूब प्लस 3b प्लस 3b² a प्लस b³, ऐसा होता है, राइट? जी है ना? सर। जी सर। बाइनोमियल में अपन एक्सपेंशन देखते हैं। वो देखो बाइनोमियल का एक क्वालिटी और होती है, एक सेकेंड, इसको मैं लास्ट वाले को, क्या है लास्ट वाला p का क्यूब, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जितनी भी टर्म्स है, हर टर्म्स की पावर ओवरऑल पावर सेम रहती है, ठीक है। बाइनोमियल में पता ही रहता है आपको कि जैसे अगर ये पावर 3 हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे p नहीं है तो p की पावर 0, यहाँ पे p की पावर 1, q की पावर 2, मतलब 1 प्लस 2 3, यहाँ पे भी 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे q नहीं है तो q की पावर 0। तो यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो q की पावर कम होती जा रही है। देखो q की पावर सबसे पहले क्या है 3, 3 के बाद क्या आ रही है 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो q की पावर क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और p की पावर क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। देखो p की पावर 0, 1, 2 और 3, यही होता है बाइनोमियल में। बाइनोमियल के एक्सपेंशन में यही होता यस है। सर। यस सर। आपको थोड़ा बहुत अगर, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये कैसे लिखते थे बाइनोमियल? यहाँ पे देखो ये सर सी के ये जो साथ में कोफिशिएंट करते होते हैं ऐड करके एनसीआर। लिखते हैं सर। एनसीआर के टर्म्स में होते थे तो इसको लिखते थे अपन 3c0, ये होता था हमारा 3c1, ये होता 3c2, और ये क्या होता है 3c3। क्लियर है? एन 3 मतलब ये हाईएस्ट पावर, 3c0 करोगे तो 1 आएगा, 3c1 करोगे तो 3 आएगा, 3c2 करोगे तो कितना आएगा 3, और 3c3 करोगे तो ये आएगा। क्लियर है? अगर आपको मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन करके और बताऊं, बेसिक फॉर्मूला क्या था बाइनोमियल में? x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, बाई मतलब दो टर्म, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा nc0, nc0 x की पावर n, फर्स्ट वाले की पावर n, प्लस nc1 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-1, और y की पावर 1। अब देखो x की पावर क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले y की पावर 0, फिर y की पावर 1, फिर अगेन nc2 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-2, एक कम हो जाएगी, y की पावर एक बढ़ जाएगी तो y की पावर 2, फिर nc3 x की पावर एक और कम हो जाएगी n-3, y की पावर 3, और ऐसा चलता जाएगा, लास्ट कहां तक जाएगा ncn तक, और y की मैक्सिमम पावर हो जाएगी n, और x की पावर 0। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ये थोड़ा बहुत पता है क्या आपको? हेलो, क्लास 11th का थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या है इसका? हल्का, बस ये एक्सपेंशन कैसे आया समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो देखो अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो टर्म है, यही टर्म्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये टर्म्स मेरे क्या आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब p q प्लस p की पावर होल 3 निकाला तो ये जो पहला टर्म था ये क्या था? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। ये पहला टर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। सेकंड टर्म क्या है मेरा? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। थर्ड टर्म मेरा क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2। एंड फोर्थ टर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से बहुत अच्छी सिमेट्री, बहुत अच्छा ये रिजल्ट आ रहा था कि जब भी अपन इस तरह का एक्सपेंशन करें q प्लस p की पावर 3 का, तो ये सेम हो गया मेरा बर्नौली। तो बर्नौली के लिए क्या होना चाहिए? सक्सेस फेलियर मतलब दो तरह के टर्म आना चाहिए। बाई इसलिए बोला था कि वहां पे दो तरह के टर्म आना, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे। एन मतलब क्या? मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक कॉइन को मैंने 3 बार उछाला था, तो उसमें जो फर्स्ट वाला आ जाएगा x इक्वल टू 0, सेकेंड वाला x इक्वल टू 1, थर्ड वाला x इक्वल टू 2, फोर्थ वाला x इक्वल टू 3। तो इसी को जब जनरलाइज किया गया, एक सेकंड में नया पेज ऐड कर रहा हूँ, वापिस समझा दूंगा। 2 मिनट यहाँ पे बने रहना, थोड़ा सा 10 मिनट का और बाकी है। इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आया ये। ध्यान से देखो, एक मिनट, आप एक जगह खाली है, समझो। देखो क्या सिखाया गया उन्होंने कि जब मान लो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ध्यान से, मैं वापिस समझा रहा हूं। मान लो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सच दैट ये p प्लस क्यू हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर एक पता तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि जिस तरह से अपन एक्सपेंशन करते हैं, इसका एक्सपेंशन q प्लस p की पावर n का, q प्लस p की पावर n का, तो इसकी जो हर टर्म होगी वो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी फॉर उस ट्रायल के लिए। जैसे अपना एक्सपेंशन आपको पता ही है, अगर मैं जैसे a प्लस b की पावर n या फिर x प्लस y की पावर n का जैसे एक्सपेंशन करता हूँ, सेम वे में अगर इसका एक्सपेंशन करूँ, ठीक है, इसका एक्सपेंशन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? एन सी, बोलो बोलो, एन सी 0 सबसे पहले 0 0, एन सी 0
क्यू की पावर जीरो, क्यू की पावर जीरो, पहला टर्म जो है क्यू की N. पावर एन N. पी की पावर 0, एन राइट। फिर एन सी प्लस 1 क्यू की पावर NC एन N माइनस एन minus 1. माइनस 1 पी की पावर वन 1, वेरी गुड। फिर एन सी 2 क्यू की पावर एन माइनस 2 पी की पावर 2, ऐसे चलता जाता है। ऐसे जनरल टर्म भी हम बीच में लिखते हैं। मान लो अगर यहाँ पे आ रहा है एन सी आर, तो क्यू की पावर क्या आएगा, बोलो। 0. माइनस आर नहीं नहीं, जीरो, डिफरेंस क्या यहाँ पे माइनस आर, ज्यादा डिफरेंस देता N है, minus R. एन माइनस आर। N minus और R. पी की पावर और आर, R. आर। देखो ये यहाँ पे क्यू की पावर क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस, और पी में ये जो नीचे वाला टर्म की पावर। ये देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एन माइनस 2 और पी के साथ क्या आ रहा है 2, ऐसा चलता जाएगा। और लास्टली एन सी एन क्यू की पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, पी की पावर एन। ठीक है। अब ये मुझे क्या देगा, कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स जिसमें मैंने एक को सक्सेस एक को फेलियर बोला था, उसमें ये जो फर्स्ट टर्म आएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, ये आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1, ये आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू एन। ये क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू, बोलो। R. R. आर, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू आर। तो अब देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ, कि अब अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि एक कॉइन को मान लो मैंने 6 बार उछाला, ध्यान सुनना, एक कॉइन को मान लो मैंने 6 बार उछाला, तो उसमें से 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या बोला, एक कॉइन को अगर आपने 6 बार उछाला, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए 6, उसमें 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसको अगर मैं बेसिक इस तरीके से अप्लाई करता यहाँ पे जो हमने अभी हमने सॉल्व किया, ऐसे करता एक एक करके, अगर पहले सैंपल स्पेस लिखता फिर एक एक की प्रोबेबिलिटी निकालता, तो काफी लेंदी जाता। लेकिन वहीं पे बर्नौली ट्रायल की मदद से इस चीज को मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे अब डायरेक्टली पता है कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फॉर एनी एक्स इक्वल टू आर निकाले, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकाल लिया, कि किसी भी के लिए भी प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू अगर आर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। तो फॉर पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर के लिए मुझे अगर प्रोबेबिलिटी अब निकालना है, तो डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, मुझे बची हुई चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एन पता होगा, आर पता होगा, क्यू पता होगा, पी पता होगा, वैल्यू पुटअप करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फायदा था। क्या ये समझ में आया आपको। देखो x इक्वल टू 0 के लिए ये वाला होगा, Yes, x इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये n के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा था, वो मैं आपको एक जनरलाइज रिजल्ट के लिए मैंने बता दिया था आपको। तो ये फॉर्मूला क्या ध्यान रहेगा, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। ध्यान रखना, पहले क्यू लेते बाद में पी लेते हैं। क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे जैसे डिराइव हुआ था हमारा ये x इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए। हेलो, क्या है, समझ में आया आपको, ऊपर Yes, से तो नहीं sir. उड़ गया। Yes sir, clear है। क्लियर है, एक क्वेश्चन करा दो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर, ये 3C3 में डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा। नहीं 3C3 में तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। 3C3 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक है, यस सर। तो 1 आएगा। हाँ, ये आपको देखो पहचानना तो होगा ही। जनरली क्वेश्चन देखो पहचानने के ये 4 तरीके। सर जो क्या रैंडम आउटकम आएंगे, वेरिएबल, नंबर ऑफ फाइनाइट ट्राई। हाँ हाँ हाँ, बोलो। अच्छा जब हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं उसको लेने की भी कंडीशंस होती है क्या। नहीं, रैंडम वेरिएबल तो देखो वो तो क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन पे जी डिपेंड। सर। रैंडम वेरिएबल देखो, रैंडम वेरिएबल के बारे में क्या बोल जाता है, उसमें जो नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 इस तरह से फाइनाइट आना चाहिए। दूसरी तो चीज जैसे सर ऐसा नहीं हो इस सकता तरह कि से अगर हम अलग अलग कंडीशन पे रैंडम वेरिएबल लें तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे हमारी। नहीं, देखो रैंडम वेरिएबल का आपको मैंने उस दिन डेफिनेशन बताई थी कि इस तरह से लेते ताकि पूरे सैंपल स्पेस को कवर करे। मतलब जो भी वैल्यूज x की आ रही है, सैंपल स्पेस के हर पॉइंट करस्पॉन्डिंग उसकी कोई ना कोई वैल्यू उसकी में होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे जरूर नहीं बर्नौली, रैंडम वेरिएबल एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग चीज है। यहाँ पे क्या बोला, उस रैंडम वेरिएबल को यूज करते हुए अपन जब रैंडम वेरिएबल मेरा एक्सपेरिमेंट अगर मेरा सर बर्नौली आपकी का, आवाज नहीं आ रही। तो उसमें मैं फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके उस रैंडम वेरिएबल की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। सर आपकी आवाज धीमी हो गई है। अच्छा सॉरी, हेलो, अब आ रही है। यस सर, अब आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऊपर हो गया था।
ठीक है, मैं यूं बोल रहा था कि देखो रैंडम वेरिएबल अलग कॉन्सेप्ट है, बर्नौली वाला अलग कॉन्सेप्ट है। तो बर्नौली बाइनोमियल में हमने क्या सीखा कि अगर मान लो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो जहां पे बर्नौली ट्रायल्स लग रहे हैं, वहां पे हम रैंडम वेरिएबल का यूज करते हुए किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं वो तो अलग चीज है। एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको क्लियर होगा, देखो ध्यान से। ये देखो सब लोग पढ़ो। A fair coin is tossed हर्षित 10 सर, अभी times. टाइम लगेगा क्या आपकी क्लास में? सर हर्षित सर, 5 मिनट और हाँ, मेरे को बस 5-10 मिनट और चाहिए, 5-10 मिनट। 5 मिनट में मैं बस वाइंड अप ठीक है करूँ ठीक है। दो एग्जांपल लेके, है ना, ये थोड़ा सा लास्ट नहीं, करेंगे। कर लो, मेरे को टेक्स्ट कर हाँ देना, हाँ जैसे ठीक, भी कोई बच्चा कर देना है ना। हाँ जैसे ही मेरा क्लास होता है मैं टेक्स्ट करता हूँ ग्रुप पे। ओके, ओके ओके। सब लोग ध्यान से देखो इस चीज को। हेलो, आवाज आ रही है? यस हेलो, जल्दी बोलो, यस सर। आ रही है आवाज? आप देखो सर आ ध्यान रही से, है। इसको समझते हैं। A fair coin is tossed 10 times, find the probability of getting exactly 6 head। ठीक है, अब एक कॉइन को 10 बार उछाला गया है, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड। अब देखो अगर इसको अगर बिना उसके करते तो काफी लेंदी ज्यादा, कि 6 बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। एक्स मतलब मेरा सक्सेस कब होगा? जब मुझे हेड मिलेगा। तो एक्स क्या माना? नंबर ऑफ हेड। अपन जनरली सक्सेस को ही हेड एक्स मानते हैं, नंबर ऑफ हेड। अब एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है बताओ, 10 बार कॉइन को उछालेंगे तो बोलो। सर 0 to 10। हाँ, 0 to 10 ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ एन, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 6 नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 10 10। प्रोबेबिलिटी नहीं, 10। एक कॉइन को 10 बार उछाला गया, उसमें 6 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायल मतलब कितनी बार उछालते हैं, 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। हर ट्रायल में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी अपने आप कितनी आ जाएगी? वो भी 1/2। क्या क्लियर है? अब मुझे क्या पूछा है? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 6, मतलब 6 बार हेड है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? NCR Q की पावर n माइनस R इंटू P की पावर R। ये फॉर्मूला है बेसिक, क्लियर है? बताओ फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? सर क्या होगा 10 बच्चों? C6 कंफ्यूजन हो रहा था, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं। सर सर 10 ये C6 सर ये पी क्यू कैसे आ गया? मतलब ये हाफ हाफ कैसे हुआ? ये नहीं आ रहा है समझ। एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है ना, वो वाला है ये। एक कॉइन को उछाला एक बार तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वो है ये। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर, आ पी गया आ मतलब, गया। तो ये एक कॉइन के लिए मतलब लिख लिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हाँ, एक ही कॉइन के लिए लिखते हैं अपन। एक ट्रायल में, एक सिंगल ट्रायल में जब वो हेड आएगा तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ का फॉर्मूला बताओ आप सब लोग। ओके सर। NC6 Q की पावर 10 माइनस 6 इंटू P की पावर 6। ठीक है, तो हो जाएगा 10C6 इंटू Q मतलब 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 6। तो हो जाएगा 10C6 इंटू 1/2 की पावर 10। क्या है, समझ में आया? बताओ। Yes, यस sir. सर। यस सर। एटलीस्ट 6 हेड का मतलब बता दो जल्दी से। एटलीस्ट मतलब से ज्यादा हो सकते हैं, कम से 6 कम से ज्यादा. सर 7 8 9। ए, हाँ हाँ, कम से 6 कम 7 6 8 से 9 कम 10 नहीं होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसमें क्या Yes, क्या ऐड sir. होगा? 6 7, इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कहां तक जाएगा? 10 तक। क्लियर है? यस सर। है ना? और लास्ट वाले में क्या आएगा? एटमोस 6 मतलब लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, देखो टोटल में से अगर ये माइनस कर दोगे तो 1 से 5 का आंसर आ जाएगा, 0 से 5 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा? 0 1 2 अप टिल 5, सॉरी अप टिल 6। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। सपोज इसकी वैल्यू, इन सबकी एडिशन की वैल्यू मान लो आ रही 3/4, इन सबकी एडिशन की वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो आ रही 3/4। तो अगर 1 में से 3/4 माइनस करूंगा, 1 में से 3/4 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या काय की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? देखो यहाँ पे किस किस क्या 6 7 8 से 10 तक, मतलब 0 से लेके 5 तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यस सर।
है ना। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, 6 से लेके 10 तक का सम मान लो 3/4 आ रहा है, तो 0 से लेके 5 का सम कितना आ जाएगा 1/4, और उसमें 6 वाली जो अपने निकाली फर्स्ट वाली वो क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, तो इससे आपका एटमॉस 6 आ जाएगा, मतलब सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया? ये लास्ट वाला बताना हेलो, जो बताओ आपने जल्दी। यस सर, बताया लास्ट वाला नहीं आया। सर, जो लास्ट वाला ठीक है, आपने बताया लास्ट कि ये वाला नहीं है। कैसे दूसरा हाँ तरीका मैं 1 समझाऊँ, देखो माइनस। देखो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 6 ये आपका आ जाएगा 10c6 q की पावर 4 p की पावर 6, ये इसका तो आ गया। सेकंड पार्ट में हमको बोला था एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू 7 एंड अप टिल x इक्वल टू 10। ठीक है, और लास्ट वाले पार्ट में मैंने बोला था एटमोस्ट 6 मतलब लेस देन इक्वल टू 6, तो इसके अंदर आपके पास आएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 अप टिल x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझा रहा था, देखो ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके कहां तक है, 6 तक है। ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6, सॉरी 0 से लेके कहां तक है, 6 तक है। प्रोबेबिलिटी फॉर 0 से लेके कहां तक, 6 है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है 1, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 अप टिल x इक्वल टू 10, इन सबका टोटल प्रोबेबिलिटी का सम तो हमेशा 1 आएगा। ये तो मैंने आपको सिखाया था उसमें रैंडम वेरिएबल में कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा 1। क्या ये क्लियर है? हेलो, यस सर। है ना। अब यहाँ पे देखो इस सर ये सेकंड क्लियर पार्ट है। में आपने आंसर निकाला होगा, तो इसका आंसर मान लो कुछ ना कुछ 3/4 आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर कितना आ रहा है 3/4, मतलब 6 से लेके 10 तक, मान लो 6 से लेके 10 तक का सम कितना आ रहा है 3/4, तो ये बचा कितना 1 से लेके 5, तो 1 से लेके 5 का सम कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 3/4। यस सर। टोटल में से ये इस वाले को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 से लेके 5 तक, सॉरी 1 बोल रहा हूँ बार बार, 0 से लेके 5। देखो सेकंड पार्ट में आपने क्या निकाला, 6 से लेके 10 तक का सम, 6 से लेके 10 तक का सम 3/4 आ रहा है, और टोटल सम कितना होता है 1 होता है। तो टोटल में से 3/4 माइनस कर दोगे तो कहां से कहां तक आ, 0 से 5 का सम आ जाएगा, यस है सर। ना। ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, प्लस अपन को सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी ऐड करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन समझाया था। एक और देख लो फटाफट। 10 eggs are drawn successively from a replacement with replacement from a lot, देखो with replacement बोल दिया मतलब यहाँ पे बर्नौली लग सकता है, containing 10% defective, find the probability that there is at least one defective। ठीक है, एक लॉट जिसमें 10% डिफेक्टिव है, तो x अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग, जिस बारे में हमको पूछा है उसी को हम डिफाइन कर देते हैं। तो x हमने डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग। ठीक है, अब कितने एग निकाले 10, एक एक करके 10 एग निकाले, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो एक भी डिफेक्टिव ना निकले, या तो एक डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव, तीन डिफेक्टिव, टोटल आ सकती है 10 तक। ये हमने बोल दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 10% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव मेरा सक्सेस हो जाएगा। डिफेक्टिव एग निकलना क्या हो जाएगा सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा 10%, मतलब 10% मतलब कितना हो जाएगा 10/100, 1/10, राइट। प्रोबेबिलिटी सक्सेस मेरा, क्योंकि डिफेक्टिव में जिसको मेरा एक्स बोलता हूँ वही मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगा सक्सेस, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमको कितनी गिवन है 10%, मतलब 1/10। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/p, सॉरी 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस 1/10, दैट इज कितना हो जाएगा 9/10। तो ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। नंबर ऑफ ट्रायल मेरे कितने हैं 10, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, मतलब कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, टोटल में से सिर्फ 0 माइनस करो ना, 1 को तो लेना ही है अपन को। टोटल में से प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 क्या कर दोगे माइनस, टोटल मतलब 1। अब x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, NC0 NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो n यहाँ पे कितना है 10, तो जाएगा कितना 10C0 q की पावर n माइनस r इंटू p की पावर r, p की पावर 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 10C0 मतलब 1, q की पावर q मतलब 9/10 की पावर 10 इंटू p की पावर 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। नेक्स्ट क्लास और एक और लेनी पड़ेगी, उसमें मैं लूंगा ही सीखे नेक्स्ट क्लास, उसमें थोड़ा बहुत और आपको आगे डिटेल में इसको समझाऊंगा। बाकी आप थोड़ा बहुत घर पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार रफली ट्राई कर लेना। ये बर्नौली ट्रायल ये सब एनसीईआरटी से मैंने लिया था थ्योरी। ठीक है,
यहाँ पे अपन कैसे अप्लाई करते हैं, किसी Yes, भी sir. पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्मूला अगर अप्लाई करना हो तो डायरेक्ट एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एनसीआर का फॉर्मूला भी आपको सिखा दिया मैंने, उधर उधर लिखा था मैंने। ठीक है, चलो सर कल क्या की आपके टाइमिंग क्या फिजिक्स की होगी? क्लास? हाँ यार टाइमिंग अच्छा हो, याद दिला दिया। टाइमिंग बताओ, आपका स्कूल सबका ऑफ है? Yes, हाँ sir. मॉर्निंग, यस वही सोच रहा था। मॉर्निंग में एक रख वीक लो। तो ऑफ है सर 11 अच्छा सुनो मेरी बात, एक चीज हाँ एक सेकंड सुनो, मैंने आपको एक वो शेड्यूल भेजा था, देखा था आपने? Yes, sir. Yes, देखिए। sir. यस सर। ठीक है, अब देखो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपका मैक्सिमम सिलेबस निपटे, तो उसके लिए वो वन शॉट टाइप होगा, मतलब एक ही लेक्चर में अपन वो पूरा निपटाने की कोशिश करेंगे। दो, अब मेरे को कम से कम 2 क्लास तो चाहिए, तो जिस दिन शाम क्लास होगी तो उस दिन तो है ही सही, लेकिन जिस दिन सुबह एक क्लास हो जाएगी, शाम को एक क्लास हो जाएगी, तो वो 2 क्लास में वो टॉपिक पूरा अच्छे से आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लास सर सुबह कितने बजे के मैथ्स आसपास का, आप लेंगे? मैं वही बता रही हूँ, अगर क्लासेस भी आपने अगर रेगुलर अटेम्प्ट कर ली तो आपका मैथ्स का देखो 11 का पोर्शन लगभग पूरा ले लिया, 12th का भी रिवीजन करवा दूंगा। अगर अपना टाइम टू टाइम सब कुछ चलता रहा, कुछ गड़बड़ बीच में ना हुई, तो कोशिश करेंगे कि अगले संडे, मतलब वो जो 20 तारीख वाला संडे है, उस तक अपन वाइंड अप कर दें। ठीक है, मतलब 21 तारीख तक, 21 तारीख तक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास, अब देखो आज तो प्रोबेबिलिटी खैर खत्म नहीं हो पाया, तो मैं ट्राई करूंगा अगर आज रात को अगर हो पाया तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास कल कल ही आपको मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी फिनिश करके स्टैटिस्टिक्स अपन ट्राई करेंगे, अगली 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, मतलब एक सुबह वाली क्लास में, एक शाम वाली क्लास में। ठीक है, सर मॉर्निंग में टाइमिंग लेंगे? की बारी, तो टाइमिंग यार, हाँ? 11:30 सर मॉर्निंग में ले रहे हैं आप क्लास? हाँ मॉर्निंग में लूंगा, आप डेली मॉर्निंग में एक क्लास लेनी पड़ेगी तो ही जाके, मतलब एक टाइम फिक्स रखना पड़ेगा, मतलब दिन की 2 क्लास तो कम से कम चाहिए, तो जाके आपका वो जो अपन ने डिसाइड किया शेड्यूल वो कंप्लीट हो पाएगा। सर तो आप बता दीजिए कितने बजे के आसपास आप लिंक भेजेंगे, तो उस हिसाब से मैं रेडी रहूंगी। हाँ, तो अपन एक काम करते हैं, 10 बजे ठीक रहेगा सबके लिए? यस यस सर। सर ठीक है। ठीक है, 10 बजे आई थिंक सबके लिए सही रहेगा। ठीक है, जल्दी आप फ्री भी हो जाओगे, उसके बाद अगर आपका फिर खाना आना खा लेना, दिन में जनरली केमिस्ट्री वाले सर क्लास लेते हैं आपके। ठीक है, तो 10 बजे अपन टाइम फिक्स कर लेते हैं, और जिस दिन मान लो आपको ऐसा रहा कि स्कूल स्कूल रहा, तो उस दिन शाम को 5 बजे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस बीच में अगर मान लो किसी दिन स्कूल रह जाएगा तो शाम को 5 बजे, और अभी स्कूल नहीं है तो एक मॉर्निंग में क्लास चलेगी, और रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से जो रात की क्लास है वो तो चलती रहेगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो Okay. कि और सब लोग देखो इस क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, और थोड़ा थोड़ा सा अपन स्पीड में करेंगे, चीजें अच्छे से कवर करेंगे, और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो डेली बेसिस 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और देखो अभी पिछले सालों से यही प्रॉब्लम हो रही, मैथ्स का लेवल काफी टफ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मैथ्स का लेवल अच्छा आ रहा है, तो आपको देखो टारगेट भी अब यही करना है कि केमिस्ट्री को आधे घंटे में निपटाओ, फिजिक्स को 50 मिनट में निपटाओ, और बचा बचा हुआ सारा टाइम मैथ्स को दो, तो ही जाके आपका पूरा पेपर ढंग से हो पाएगा। मतलब केमिस्ट्री में स्पीड आपको बहुत फास्ट रखनी होगी। कोशिश जनरली बच्चे यही कर रहे हैं, 30 से 40 मिनट में केमिस्ट्री निपट जानी चाहिए, फिजिक्स 50 मिनट, 50 से 55 मिनट में, और बचा होगा 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा कम से कम आपको मैथ्स को देना पड़ेगा, तो जाके आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी और टफ भी है। ठीक है, और अपन प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, पीवाईक्यू में सब लेता रहूंगा क्लास में, ताकि आपका मैक्सिमम जितना अच्छे से रिवीजन हो पाए उतना मैं ट्राई करूंगा रिवीजन करवाने की। बस आप लोग रेगुलर क्लास में अटेंटिव रहना, जो होमवर्क तो करते रहना, बाकी लेक्चर प्रिपेयर मैं कर लूंगा अपने एंड पे, उसमें लेक्चर में नोट्स में अपने सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट कवर करूंगा, नोट्स भी कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. कल Thank you, 10 बजे sir. मिलते हैं मॉर्निंग में।